आज हम लोग अपने लेक्चर्स को शुरू करते हैं। ये क्लास शुरू होता है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपको बैप्टिसिया टिंक्टोरिया। और बैप्टिसिया टिंक्टोरिया के विषय में अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक बहुत खूबसूरत पीले रंग का फूल है। और इस फूल को देख करके जो आपके अंदर में भावना उमड़ रहा होगा उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ। ये देखने में पीला तो लगता है लेकिन इसके जो डाई बनते हैं वह नीले रंग का होता है, जो हम लोग नील के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा विचित्रता है, जो सामने जो दिखलाई पड़ता है वह दूसरे रूप में ही नज़र आता है। बैप्टिसिया टिंक्टोरिया जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है, जिसको कि हम लोग वाइल्ड इंडिगो कहते हैं। और इसके बहुत सारे कॉमन नेम हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। बैप्टिसिया इंडिगो, वीट, येलो इंडिगो, अमेरिकन इंडिगो, येलो ब्रूम, पीला रंग का झाड़ू के जैसा, इंडिगो ब्रूम, ब्रूम का मतलब झाड़ू होता है, क्लोवर ब्रूम, ब्रूम क्लोवर, हॉर्स फ्लाई वीट, फ्लू फ्लाई, रैटल बस। तो जैसा जैसा लोगों ने देखा वैसा वैसा इसका नामकरण करने लगे, ठीक है ना। इसका ये जो है सो मुख्यतः आपको ड्राई जगह पर, जहाँ सूखे जगह पर हैं वैसे जगह पर जहाँ की ज़मीन बहुत अच्छा नहीं है, और मिनिसोटा, साउथ फ्लोरिडा, अल्यूसिना में पाया जाता है। यह फैमिली फैबेसी फैमिली, जिसको कि पी फैमिली कहते हैं, पी मतलब मटर। और इसका फूल भी आपने देखा था वह मटर के ही जैसा, मटर के फूल के जैसा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे हम लोग पी फैमिली भी कहते हैं। और ये इस परिवार से यह बिलोंग करता है। यह पी फैमिली के बहुत सारे पौधे आपको देखने को मिलेगा, जो कि बड़ा ही खूबसूरत फूल होता है। मटर के फूल को आप हल्के बैगनी रंग का देखते हैं, इसके फूल को इसके डिफरेंट कलर्स के होते हैं, इसलिए कभी कभी इसे हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट भी कहते हैं, हम लोग का वेजिटेबल प्लांट भी कहते हैं। इसके अंदर में ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी कि अपने गार्डन में शोभा बढ़ाने के लिए आप लगाते हैं, और कुछ ऐसे पौध में भी होते हैं जो कि आप खान पान में इस्तेमाल करते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिएगा, ये पूरा मैंने प्लांट डाटाबेस से मैंने फोटोग्राफ्स लिया है। और ये हवाई, ये खास करके जो ग्रीन एरिया में जो है, कोलंबिया एरिया में, अमेरिका के उस एरिया में ये ज़्यादा पाया जाता है। ये कोलंबिया इस एरिया, दुनिया के इस भाग में ये ज़्यादा ये उपलब्ध है। वाइल्ड इंडिगो जो है सो हार्बेसियस पेरिनियल प्लांट है, यानी कि यह बहुत शाकीय होता है। और बैप्टिसिया का शब्द जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। बैप्टो बैप्टिसिया से बना है, बैप्टिसिया बैप्टो से बना है, जो कि ग्रीक शब्द है। उसका मतलब होता है डाई का मतलब होता है रंग का मतलब क्या होता है, जो आप डाई करते हो, कपड़े को रंगते हो ना, तो उसके लिए डाई इस्तेमाल किया जाता है, तो वह डाई हुआ। और टिंक्टोरिया मतलब पेंट करते हैं, तो पेंटिंग जो किया था, इसलिए बैप्टिसिया बैप्टो ये लैटिन बैप्टिसिया टिंक्टोरिया इसका नाम है, जो कि बैप्टो टिंगरे वर्ड से आया है। ये खास करके ड्राई ग्राउंड और हिली फॉरेस्ट में पाया जाता है। और ये अगर ज़मीन में ज़्यादा छेड़छाड़ किया जाए तो यह टिकता नहीं है, और इसीलिए इसको सूखे ज़मीन पर काफ़ी पानी अगर आप दीजिएगा तो ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। और ख़ास करके ये सूखे हुए स्थान पर बिना पानी के भी जन्मते हैं, है ना, बिना पानी के जन्मते हैं। कोई पौधा आपके दिमाग में और याद आ रहा है, पल्सेटला, वो बालू ज़मीन पर टिकता है और वह बहुत ही नाजुक हुआ करता है। आपका ये वाइल्ड इंडिगो जो जिसको हम लोग बैप्टिसिया कहते हैं, यह भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका बैप्टिसिया टिंक्टोरिया
को हम लोग ब्लू इंडिगो लाइट डाई कहते हैं। इसका ब्लैक वुडी रूट होता है, इसका जो जड़ होता है वो काला होता है, इसके टहनियाँ जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं और पत्ते जो होते हैं वो टेरेनेट टाइप के होते हैं और जुलाई से सितंबर तक इसके फूल खिलते हैं, है ना। और फूल एक गुच्छे में होता है, फूल जो होता है सो एक गुच्छे में होता है और ब्राइट येलो फ्लावर होता है। और इसका जो पॉड होता है, मैंने जो आप मटर का पॉड को देख करके याद कीजिए, ये उसके जैसा लंबा होता है जिसके अंदर में नीले और काले रंग के बीज होते हैं, नीले और काले रंग का। मटर का बीज जो है तो आगे पकने के बाद में उसका रंग बदल जाता है। इसके मटर के रंग, इसके रंग जो हैं सो आपको पकने के बाद में नीले और काले रंग के हो जाते हैं। तो ये इसका आप इस प्लांट का खूबी हुआ, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल यूज को हम लोग देख रहे हैं। इसका जो रूट होता है वह डाई, नीले डाई बनाने के काम में आता है, जड़ को डाई बनाने के काम में आता है। और यूरोप में हर्बलिस्ट लोग जो मैंने जड़ी बूटी से इलाज करते हैं वो लोग इसे घाव को ठीक करने में यूज करते हैं और आज भी यूज होता है और पहले भी यूज होता है। और मुंह में जो आपके गम्स में और लिम्फ नोड्स में जो स्वेलिंग हो जाते हैं या घाव हो जाते हैं वहाँ भी आपको ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल यूज है इसका। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है और काफ़ी समय से हम लोगों के व्यवस्था में यह दवा चला आ रहा है। इसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं इसके अंदर में जो होते हैं वह पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को, ये जो पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन जो होते हैं, कहा जाता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये काफ़ी बढ़ाता है। और इसी के कारण ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने के कारण ये साधारण सर्दी खांसी बुखार को भी दूर करने के लिए यूरोप में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसके जड़ी बूटी को। और ख़ास करके इचिनेसिया और थूजा के साथ में अगर ये बैप्टिसिया के का मिलावट करके लोग बनाते हैं, जो कि ठंडे के मौसम से, कोल्ड फ्लू से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके रूट में इसके जड़ में भी जो एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं वो आपको मेडिसिनल एक्शंस भी होता है। और जो नील जिसको आप कहते हैं वो नीले रंग का, वह तो आप देख रहे हैं उसका कमर्शियल व्यवहार भी करते हैं। ये देखिए एक बड़ा अच्छा फोटोग्राफ्स है, आप देख रहे हैं ये तितली जो बनी हुई है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसके नीले पंख हैं और पीले हैं और ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे थीम ऑफ द बैप्टिसिया को। इसकी टॉक्सिसिटी, इसके अंदर में जो विष होता है वह इमेटिक और कैथार्टिक नेचर का होता है और बहुत ही खतरनाक माना गया है। इमेटिक और कैथार्टिक है और बहुत ही खतरनाक माना गया है, और लार्ज डोज में लेने से तो मौत होने का भी संभावना है। ये एस्ट्रीजेंट है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है और लोकल एप्लीकेशंस में ये घाव के पे इस्तेमाल ये किया जाता है, ठीक है ना। बैप्टिसिया का जो मेडिसिन के रूप में 1857 में थॉम्सन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बैप्टिसिया को 1857 में ये यूज किया गया था और ये जो प्रूविंग इसके आप देखते हैं वह डॉगलस, हैडली और बर्ट के द्वारा, तीन लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रूविंग किया है। और डॉगलस का भी मेट्रामेडिका आप देखिएगा, हैडली के भी मेट्रामेडिका देखिएगा, बर्ट के भी मेट्रामेडिका में आपको बैप्टिसिया टिम्टोरिया का बहुत अच्छा वर्णन मिलेगा, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। 1670 में रूब्रिक्स हैं इसके, आपके सिंथेसिस रिपर्टरी में वह 1670 रूब्रिक्स पाए जाते हैं, जिसमें कि 120 रूब्रिक्स जो हैं सो बड़ा यूनिक हैं, केवल आपको बैप्टिसिया ही वहाँ पर है, 120 रूब्रिक्स ऐसे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये होम्योपैथी में इस दवा का कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है ना। होम्योपैथी में इसका कितना महत्व हो चुका है, कितने लोग इसको पहचान पाए हैं और
कितना इसका यूज हो चुका है और कितना यूजफुल दवा है हम लोगों के होम्योपैथिक मेडिका का। छात्रों, आइए हम लोग अब इसके जनरल सिम्टम्स को देखते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ द पर्सन्स का देखते हैं। ये जो बैप्टिसिया होते हैं, ये इनके जो थॉट्स पैटर्न होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो बड़ा भूल गड़बड़ होता है। एरर मतलब भूल के साथ होता है, माने सही नहीं होता है। अपने खास करके अपने शरीर के विषय में इनके जो आइडिया होते हैं अपने शरीर के विषय में बड़ा विचित्र होता है। कहेंगे कि डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे शरीर में दाग है, आप देखिएगा तो आपको दिखलाई नहीं पड़ रहा है। ये एरेनेस आइडिया इनके अंदर में डिल्यूजन पैदा करता है, जो शरीर को ये अपना विपरीत मानते हैं, है ना। शरीर मेरा लंबा है, मेरा छोटा है ना। ऐसा लोग कहते हैं कि मैं तो लंबा, डॉक्टर साहब मैं बहुत नाटा हूँ। कोई कहते हैं बहुत मोटे हैं, देखिए ना मेरा हाथ पतला है, पैर मोटा है, मेरा पेट बड़ा है, पेट छोटा है। ऐसे आइडिया लेकर के जो आते हैं, उस तरह के व्यक्तित्व को, उस तरह के मेंटलिटी को कहते हैं एरेनेस आइडिया अबाउट द बॉडी, जो है नहीं, जो वास्तव में नहीं है, लेकिन आप उसको देखते हो तो उसको कहते हैं एरेनेस आइडिया अबाउट द बॉडी, है ना। और खास करके अपने, और खाली अपने बॉडी के लिए ही नहीं, खाली अपने शरीर के लिए ही नहीं, ऐसे लोगों में जो एरेनेस आइडिया होते हैं वह दूसरे जगह पर भी पैदा होता है, अन्य जगह पर भी पैदा होता है। किसी चीज़ को देखेंगे और उनको उसका दूसरा अर्थ लगाते हैं, है ना। तो ये एरेनेस आइडिया इसका बहुत ही प्रोमिनेंट, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बैप्टिसिया के पेशेंट हैं उसके अंदर में जो मेंटल स्टेट होता है वह आपका मेंटल स्टेट होता है, वो होता है आपको एक कंफ्यूजन का स्टेट होता है, जो सही और गलत को फर्क करने में उनको सफलता नहीं मिलती है। वो सही को गलत और गलत को सही वो बोला करते हैं, ठीक है ना। इनके सेंस ऑफ ड्युअलिटी, ये क्या है, जो दो नाव पर पैर रखता है। हम लोग कहते हैं ना, दो नाव पर, एक बार हाँ भी सोचेंगे ना भी सोचेंगे, है ना। तो ये इनके लिए बड़ा हो जाता है, और कोई डिसीजन लेने में इनकी क्षमता बड़ा कम होती है ना। समझते हैं कि हमारा पार्ट जो है सो सेपरेटेड है, नम्ब है, सुन्न हो गया है, बहुत बड़ा है, और पैर जो है तो मेरा नहीं है, किसी दूसरा का पैर है। एक लक्षण जो आप देखिएगा, बहुत सारे पेशेंट आते हैं खास करके जिनका कि एक अंग नहीं है, यानी कि किसी दुर्घटना में उस आदमी का पैर कट गया है या हाथ कट गया है, तो कहेगा डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरा इस पैर में दर्द है ना, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। किस पैर में? उस पैर है ही नहीं तो उसमें दर्द हो रहा है। तो कहते हैं पेन इन द एम्प्यूटेड पार्ट, पेन इन द एम्प्यूटेड सेंस है यहाँ पर। ये इसको ड्युअलिटी ऑफ सेंस के अंदर में हम लोग कहते हैं। नम्बनेस शरीर में लगे, कहते हैं कि सुन है नहीं, ठीक ठाक है, लेकिन कहेंगे कि सुन है, बुझाता नहीं है इसमें। ये एक नम्ब पार्ट में, सेंस पार्ट में, ये बैप्टिसिया टिंक्टोरिया का जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंसेशन बनता है। हम लोगों को इसको दिमाग में रखना। इसे कई एक तरह से लोग व्यक्त करते हैं ड्युअलिटी को। जो दो नाव पर पैर रखते हैं, दो नाव पर बात करते हैं, वह इधर भी सही रहना चाहते हैं, उधर भी सही रहना चाहते हैं, दोनों जगह सही रहना चाहते हैं। जब दोनों जगह सही रहना चाहते हैं तो आपके अंदर में जो खिंचाव होता रहेगा, उस खिंचाव के कारण आपका दिमाग का जो अर्थ है वो बदल जाता है। दिमाग में तनाव होता है जब दो नाव पर पैर रखते हैं, यानी कि आप दो आदमी को खुश रखना चाहिएगा अलग अलग, और उसमें जो प्रॉब्लम होगी आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं सेंस ऑफ ड्युअलिटी, सेंस ऑफ ड्युअलिटी, है ना। दो चीज़ है, दो, हर एक चीज़ में दो का साथ में इसका कंपैरिजन कर, तो कंपैरिजन करना, ये सारे लक्षण जो हैं तो इस दवा का प्रमुख लक्षण के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है कैनॉट कीप माइंड टुगेदर। अब 2 से 3 भी दिमाग हो जाता है, 4 भी हो जाता है, और एक वॉन्डरिंग फीलिंग्स होता है। कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं तो तरह तरह के विचार आ रहे हैं। कंसंट्रेशन क्लास में नहीं हो रहा है, पढ़ाई में नहीं हो रहा है, तो बाहरी दुनिया, कोई सिनेमा में क्या हुआ था, वो किस दोस्त के साथ में झगड़ा हुआ है, किसका साथ में जाना है, आज कौन सा खाना खाना है, आज ये चार तरह तरह के दिमाग जब आते रहते हैं, है ना। जब मल्टीपल थॉट्स, है ना,
जब आपके वॉन्डरिंग थॉट आते हैं तो आपका दिमाग एक जगह नहीं रहता है ना, एक कंसंट्रेट नहीं करता है। आप जिस चीज़ पर हो तो कंसंट्रेशन डिफिकल्ट रूब्रिक्स आपको रूब्रिक मिलेगा, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द माइंड, कहीं पर आपका दिमाग कहीं पर खोया हुआ है। आपके रिपोर्टरी में 3 तरह के रूब्रिक्स आते हैं, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द माइंड, एब्सेंट माइंडेडनेस एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द माइंड। एब्सेंट ऑफ द माइंड मतलब शरीर यहाँ है, मन कहीं और है ना। शरीर यहाँ है माने कि 2 भाग में बट गया ना, शरीर लेकर के आप यहाँ बैठे हो, आप कहते हो कि हम क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन मन है कहाँ पर, तो किसी प्लेग्राउंड में है ना। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, कोई चीज़ को हम सोचे चले जा रहे हैं लेकिन हम वर्तमान को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड हो गया, एब्सेंट माइंडेड हो गया, है ना। तो ये कंसंट्रेशन डिफिकल्ट के कारण होता है, और ये कंसंट्रेशन डिफिकल्ट जो है वो माइंड को एकाग्रता लाने में क्षमता होती है, और इसलिए कहते हैं कि ये माइंड जो है सो इसका रेस्टलेस माइंड होता है। हेरिंग ने कहा इसका माइंड जो है सो हमेशा रेस्टलेस होता है, ये हमेशा अस्त व्यस्त रहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। एरेनस थिंकिंग, गलत दिमाग में गलत सोच आना, गलत भावना आना, और गलत तरह से सही चीज़ को अलग ढंग से देखना, और सेंस ऑफ ड्यूअलिटी, ये इनके जनरल पर्सनैलिटी में इसका भरा हुआ होता है। और इसके मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोगों में सोचने का जो है उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग मतलब जितना सोचना चाहिए उससे ज़्यादा, और जब आप अपने ओवर थिंकिंग में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट होता है। ना आप फैसला ले पाते हैं और ना आप उस सोच से निकल पाते हैं, और आप एक के पास में एक फंस जाते हैं, ज़िंदगी फंसा हुआ रहता है, और इसके कारण आप रेस्टलेस हो जाएंगे। हेनिमैन ने कहा, जैसे हेरिंग ने कहा, मेंटली रेस्टलेस बट द टू लाइफलेस टू मूव। मन इतना बेचैन है लेकिन शरीर हिलने डुलने लायक नहीं है। मन इतना एक्टिव है लेकिन शरीर हिलने डुलने लायक नहीं है, मोशन के लायक नहीं है, उसमें लाइफलेस लगता है कि शरीर में कोई जान ही नहीं है, लेकिन मन में पूरा जो थॉट जो है सब बहुत ही ज़्यादा है। ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना हम लोग इस दवा के साथ में देखते हैं। सो हमने क्या कहा, कंफ्यूजन एंड डलनेस, दोनों एक साथ में देखिएगा। माइंड इतना कंफ्यूज है, इतने दिमाग में थॉट्स बढ़े हुए हैं, इतने सारे हैं, और एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स हैं, और कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स के कारण हैं तो शरीर में डलनेस है ना। और ये किसी से अगर बात कर रहे होते हैं तो इनको बातचीत में मन नहीं लगता है ना। कन्वर्सेशन अपने बीमारी के विषय में, पेशेंट जब आपके पास में आएगा तो वो अपने में इतने कंफ्यूज होते हैं, आप उसे क्वेश्चन कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, ये दर्द कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है ना। चोट कैसे लग गया ये सुनना उनको पसंद नहीं है, ये कैसा हो गया ये सुनना उनको पसंद नहीं है। उनको केवल अपने दिमाग में खोए रहते हैं, अपने थॉट्स में खोए रहते हैं, अपने मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, यही रटते रहते हैं मन ही मन, है ना। तो ये कन्फ्यूजन जो है, और इसके कारण उनके अंदर में डलनेस पैदा होता रहता है। ये एक विचित्र स्टेट ऑफ द माइंड है बैप्टिसिया का, जिसको कि आपको अगर समझेंगे तो दवा बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन आप कर सकते हैं। ड्रीम्स अबाउट फाइटिंग एंड डिस्प्यूटेशन, झगड़े का और विवाद का सपना आता है, झगड़े और विवाद के सपने आते हैं, और लेकिन इसमें हमेशा, क्योंकि ये मैं में जीते हैं, मैं में जीते, इसलिए हमेशा सब जगह पर विजय। सपने में देखते हैं कि इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, उसमें मैंने सबको पछाड़ दिया, मैंने कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते मैं कोर्ट में केस जीत गया। हाँ, सफलता अपने को देखते हैं, बहुत मेहनत किया मैंने, है ना। कहाँ से मेहनत किया, यहाँ माइंड से, शरीर से तो मेहनत नहीं किया, है ना। माइंड इतना में रेस्टलेस रहा, इतना थॉट रहा कि इनके दिमाग में खाली लगा कि हम बहुत मेहनत किए, और उसके कारण हमको यह विजय मिला मेरा। और विजय तो आपके विजय के कारण विजय में क्या मिला, आपको बीमारी मिली, ठीक है ना। एक
ये सोचना हम लोगों को चाहिए। सो ड्रीम्स अबाउट फाइटिंग एंड डिस्प्यूटेशंस। नेक्स्ट है थ्रिएटेंड मिसकैरेज, ये बड़ा फिजिकल सिम्टम्स है। अब अगर आपका मन इस तरह से बेचैन हो, इस तरह का डिप्रेशन भरा हुआ हो, बैड न्यूज का, काफ़ी सोचने के कारण, वॉचिंग एंड फास्टिंग एज फ्रॉम द और लो फीवर के कारण, इससे क्या होता है कि आपका फीटस का जो डेथ जो है सो यूट्रस में हो जाता है और मदर जो है सो एक इतने सिंकिंग स्टेज में चले जाते हैं कि लगता है कि अब मौत हो जाएगा, है ना। शरीर पर ध्यान नहीं, केवल मन जो है सो ओवर थिंकिंग के कारण डिप्रेशन क्रिएट हुआ। डिप्रेशन से शॉक और शॉक मिला, क्योंकि आप सोचते ही रहोगे, खाली कर्म नहीं करोगे तो आपको बैड न्यूज मिलना ही मिलना है ना। साल भर पढ़ाई नहीं किए और पढ़ाई नहीं किए तो अंत में तो क्या करना है, फेल होना ही होना है ना। तो फेल होना क्या हुआ, मिसकैरेज हो गया ना। तो फेल होने का भय या हो जाना, बिकॉज आपने केवल सोचा कि हमने पास करेंगे, आज पढ़ लेंगे ना, कल पढ़ लेंगे ना, कल 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 भी आता नहीं है। पोस्टपोनिंग एवरीथिंग फॉर द नेक्स्ट डेज, डुप्लिक्स है। अरे कल कल का इंतजार करते रहते हैं, कल का इंतजार करते हैं, कल कभी आता है, फिर करते करते 365 दिन बीत गया, परीक्षा का समय आ गया, अब तो मन घबरा, बेचैन घबराहट, और अब लगता है कि अब हम फेल कर गए और फेल कर जाते भी है ना। ये जो स्टेट ऑफ द माइंड है, आपको बैप्टिस्ट या टिंक्टोरिया के लिए हमें समझने का जरूरत है। और निश्चित रूप से इसके साथ में आपको कमजोरी लगेगा, है ना। खास करके बुखार के समय में, डायरिया के समय में इतना कमजोरी कि पैरालिटिक टाइप का कमजोरी लगता है कि पैरालाइज हो गया, और बहुत रैपिड होता है। कोई फीवर के पेशेंट आते हैं और बुखार लगने के साथ में ही लगता है कि वो लस्त-पस्त हो गए, शरीर में कोई जान ही नहीं है। 2 या 3 लैट्रिन हुआ, उसके बाद में वो बिछावन पकड़ लेते हैं। तो रैपिड सडन पैरालिटिक है ना, रैपिड सडन, बिकॉज माइंड का कंट्रोल नहीं रहता है बॉडी पर। वीकनेस जो है सो माइंड के कंट्रोल से आता है, एनर्जी के कंट्रोल से आता है, एनर्जी पैटर्न कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए आपके पेशेंट जो है सो सडन पैरालिटिक वीकनेस में ये चले जाते हैं। नेक्स्ट है एवर्सन टू ओपन एयर, ये खुली हवा को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति खुली हवा को पसंद नहीं करते हैं, इनमें एयर हंगर होता है, सो करके उठते हैं और स्टैंडिंग से इनको बेटर लगता है। सो करके उठते हैं तब, और लेकिन ये बंद सो के उठते हैं, चाहते हैं कि हवा के पास में रहे, लेकिन हवा नहीं, पंखे की हवा से चल जाएगा, धीरे धीरे पंखा चलेगा तो चल जाएगा, उस तरह की हवा से ये आपको पसंद आता है। इनके जो फिजिकल सिम्टम्स में देखिएगा, सोरनेस एंड हेवीनेस। सोरनेस मतलब घाव के जैसा दर्द और भारीपन, शरीर के अंदर में और शरीर के बाहर, मसल्स में, हार्ट में, गॉल ब्लैडर में, और उस भाग में जिस भाग से वो लेटते हैं, है ना, एक्सटर्नली एंड इंटरनली, मसल्स, हार्ट, गॉल ब्लैडर और पार्ट लेन ऑन, ये कहीं भी आपको सोरनेस हो और भारीपन हो, है ना, घाव और भारीपन, ये दोनों साथ साथ आए, चाहे शरीर के अंदर में या शरीर के बाहर में, ये जनरल कॉन्सेप्ट है आपको बैप्टिस्ट या टिंक्टोरिया। एंड ऑफेंसिवनेस, दुर्गंध, इतना दुर्गंध, क्या क्या दुर्गंध, कोई भी चीज में दुर्गंध हो, शरीर का गंध हो, आपका सांस हो, लैट्रिन हो, ये कोई भी अंग हो, काफ़ी दुर्गंध हो, तो उसे हम लोग बैप्टिस्ट या टिंक्टोरिया के विषय में हम लोग सोच सकते हैं। डिस्चार्जेज जो होते हैं इसके डार्क कलर्ड होते हैं, जो मैंने शुरू में टिंटेड कहा, वो डार्क कलर्ड होते हैं, डार्क रेड डिस्कलरेशन, कहीं पर भी पैच के रूप में, डार्क हैमरेज, खून निकलेगा तो काफ़ी गहरा लाल होगा। लैट्रिन के कलर जो हैं सो इतने हार्ड होते हैं, अगर बच्चे के लैट्रिन को आप देखिएगा तो वह बच्चे का लैट्रिन कपड़ा में दाग छोड़ देता है, और माँ धोते धोते परेशान रहती है नैपकिन्स को, और उसका जल्दी दाग छूटता नहीं है। तो इस तरह के केस को हम लोग बैप्टिस्ट या टिंक्टोरिया में देख सकते हैं।
symptoms radiate from symptoms radiate from a small of back. शरीर के किसी छोटे भाग से सिम्टम्स रेडिएट करता है. फ्लशेस ऑफ हीट होते हैं, फ्लशेस ऑफ हीट होते हैं. एम्प्टीनेस इन स्टोमक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है. खालीपन पेट में महसूस करना, और खास करके लगता है ड्यू टू एंजाइटी, नाइट वॉचिंग, फास्टिंग के कारण. ये फिजिकल सिम्टम. पेनलेसनेस इज द फीचर ऑफ द सोर थ्रोट. दर्द नहीं है लेकिन गले में खराश है ना. इन्फ्लामेशन ऑफ थ्रोट और कन्वल्सिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एसोफेगस एंड कार्डियक ऑरिफिस. और बुखार के समय में जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है उसमें थकान है, रेस्टलेसनेस है, बहुत कमजोरी है, इंडिस्पोज टू टॉक अबाउट द सिकनेस, बात नहीं करना चाहते हैं, नाक से खून आते रहता है टाइफाइड फीवर के समय में, जीभ के सेंट्रल पॉइंट में डार्कनेस होता है, लीवर में आपको दर्द होता है. ये सारे सिम्टम्स एसोसिएटेड सिम्टम्स के लिए बैक्टीरिया का फीवर, टाइफाइड के फीवर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. फिर पर्टिकुलर सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके. ब्रूस्ड फीलिंग इन द ऑसिपिट, सेंटर ऑफ द टंग ड्राई है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द थ्रोट्स एंड कन्वल्सिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑसोफेगस. पेनलेसनेस इज द फीचर ऑफ द सोर थ्रोट है ना. एम्प्टीनेस इन स्टोमक हम लोगों ने देखा है, और सिम्टम्स रेडिएटिंग फ्रॉम द स्मॉल ऑफ द बैक्स. ये शरीर के ब्लड, माइंड, नर्व्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, राइट साइड और लेफ्ट साइड में ये पाया जाता है. इसके सिम्टम्स ज़्यादा पाए जाते हैं. और इस तरह के पेशेंट्स को दूध का बहुत अच्छा प्रिय है, और इनको बियर जो है तो इनके लिए बड़ा वर्स फीलिंग होता है. इनके जो विचित्र लक्षण होते हैं, आलसी नहीं है ना, मैंने अभी देखा. मॉर्निंग राइजिंग आफ्टर कमजोरी है. इन्फ्लुएंजा के समय में फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड है. लिक्विड पुट इन द माउथ, जो मुंह से स्पिट करते हैं वो मुंह में ही रह जाता है. स्टूपर अल्सर विद टैसिटर्न सिकनेस और इंजरी अबाउट. थॉट्स वॉन्डरिंग एज इफ एज सुन एज आइज, आँख जैसे बनता है बंद करेंगे पूरा मन इधर से उधर. डिसेंट्री ऑफ द ओल्ड मैन, अनकॉन्शियसनेस में मुंह खुला रहेगा है ना. बेहोश रोगी को देखिएगा मुंह खुला हुआ है, आपके दिमाग में बैक्टीरिया का स्थान आना चाहिए. सेप्टिक कंडीशन. इस दवा का कंपैरिजन आप लोग को, चूँकि आर्सेनिकम बहुत इंपॉर्टेंट है, लैकेसिस, फॉस्फोरस, रस्टॉक्स, जेल्सिमियम, एलियंथस, इंडिगो, मेलियोटस, डॉलिकस और लेथेरस, इससे दवा से कंपेयर कर सकते हैं. इसका तुलनात्मक अध्ययन करता है. तो इसके साथ में मैं आज का इस लेक्चर को समाप्त करूंगा. आप लोगों का समय भी पूरा हो गया है, और ये हम लोग बैक्टीरिया को एक बार फिर से पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण है. और यह आपके खास करके एक्यूट कंडीशंस में, टाइफाइड के कंडीशंस में बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, इसको आपने देखा. और वैसे बैक्टीरिया में जहाँ की वैसे सिचुएशंस जहाँ की सिम्टम्स जो है सो काफ़ी मेंटल सिम्टम्स बहुत एक्टिव हैं और फिजिकल सिम्टम्स बहुत कम हैं, वैसे में ये इसका बहुत प्रोमिनेंट स्थान होता है. ब्रायनिया से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ब्रायनिया का भी स्लाइटेस्ट मोशन एग्रेवेट्स है, और मेंटल कैपेसिटी ब्रायनिया का भी बहुत अच्छा होता है वह. लेकिन ब्रायनिया का जो थिंकिंग पैटर्न होता है वह बिजनेस के लिए होता है. ब्रायनिया का थिंकिंग पैटर्न बिजनेस के लिए होता है. इसका जनरल पैटर्न जो है तो लड़ाई झगड़ा, रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा इसके अंदर में पाया जाता है. तो इसके साथ में हम लोग देखते हैं कि ये दवा जो है तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देकर के जाता है. ओवर थिंकिंग नहीं करना. ओवर थिंकिंग जो है सो इसका मेन कॉज है ना. पॉजिटिव फैक्टर्स में ओवर थिंकिंग है. इसके पॉजिटिव फैक्टर्स में डुअलिटी ऑफ द माइंड है, यानी कि मन में कंसंट्रेशन नहीं है. ये इस दवा का एक प्रमुख स्थान है. इसको हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए. और मैं समझता हूँ कि इसके साथ में हम लोग का ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है. 1 मिनट हम लोगों का समय बचा हुआ है. अगर आप लोग को कोई 1 मिनट में कोई सवाल करनी हो तो हमें बता सकते हैं.